A very good morning to all of you. I hope everyone is fine. More importantly, I hope everyone is studying. भले वो BCR हो, BCK हो, इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, अकाउंट्स हो, मैथमेटिक्स हो, जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगा, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं रहेगा, टारगेट्स और गोल्स सेट नहीं किए हुए रहेंगे, भले वो एक हफ्ते के टारगेट्स हो या एक दिन के टारगेट्स हो या एक घंटे का टारगेट क्यों ना हो, जब तक ये सब नहीं करेंगे तब तक आसानी से काम नहीं हो पाएगा, मुश्किलें बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं मैनेजमेंट का टीचर हूँ। मैनेजमेंट एक लाइफ सब्जेक्ट है, सिर्फ आपके कोर्स का सब्जेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट का एप्लीकेशन आपके रियल लाइफ में, भले आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें हर जगह रहता है। सो काइंडली सेट अ गोल एटलीस्ट फॉर अ डे कि आज आपको कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का कितना सिलेबस कितने देर के लिए करना है, आपको कौन से टाइम आपके लिए सूटेबल है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स सूटेबल है या लेट नाइट आवर्स सूटेबल है, कितना आपको IPL या इंस्टाग्राम या वेब सीरीज़ जो भी आप देखते रहेंगे वो कितना करना है, टाइम टेबल एक सेट करेंगे और उसी टाइम टेबल को रेगुलरली बनाते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, इम्प्रूव रिवाइज करते रहेंगे, फॉलो भी करते रहेंगे साथ साथ में, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है चिल्लाने से होता नहीं है। हमको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि वी आर गुड एट विच सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स है जो हमको ज़्यादा डिफ़िकल्टी देते हैं, टाइम लगता है जिन सब्जेक्ट्स में, रिवीजन जिनको ज़्यादा लगता रहेगा। सब्जेक्ट्स को पढ़ने के भी टाइम अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, आप 2 लोग 3 लोग बैठकर कर सकते हो, टीवी के साथ या फैमिली के साथ बैठकर भी आपका सॉल्विंग चल सकता है। कोई सब्जेक्ट लर्निंग वाला है, अंडरस्टैंडिंग वाला है, जिसमें कंप्लीट शांति चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, अर्ली मॉर्निंग आवर्स या लेट नाइट जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो टाइम पे वो सब्जेक्ट्स करने चाहिए। ये सब साइंटिफिक चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारा आउटपुट अपने आप ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पढ़ाई करनी है, एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी है। जैसे हम लोग आपको सिखाते हैं, 6 महीने का कोर्स रहता है, तो एक स्ट्रैटेजी के साथ किया जाता है। पहले BCK आता है, इकोनॉमिक्स आता है, अकाउंट्स चालू रहता है पूरा टाइम, लॉ रहता है, फिर एक सब्जेक्ट जाता है, दूसरा सब्जेक्ट आता है, फिर उनके रिविजन्स चलते रहते हैं। सो देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। नंबर ऑफ आवर्स फिक्स रहते हैं, इकोनॉमिक्स के कितने नंबर ऑफ आवर्स रहेंगे टीचिंग के, फिर उसके रिविजन के, उसके टेस्ट के। सेम विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स, BCK हो, BCR हो, अकाउंट्स हो, लॉ हो। ये स्ट्रॅटेजी है, उस स्ट्रॅटेजी को फिर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। फक्त टाइम टेबल बनवून चालणार नाही, अपने को स्ट्रॅटेजी को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तो जाकर इफेक्टिव आउटपुट आना स्टार्ट होता है। हम लोग प्रोफेशनल कोर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके अंदर ये तरह का प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। मेरा स्ट्रैटेजी कंप्लीटली आपके स्ट्रैटेजी से उल्टा रह सकता है। एज लॉन्ग एज इट इज़ वर्किंग फॉर मी, मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने को सबको खुद को अपने बारे में समझना ज़रूरी है। 12th स्टैंडर्ड के एटीट्यूड से अगर रहेंगे तो 12th स्टैंडर्ड के ही बन के रह जाएंगे, इंटर के स्टूडेंट्स नहीं बनेंगे। इंटर के स्टूडेंट्स कब बनेंगे हम लोग? जब फाउंडेशन क्लियर करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। काइंडली मेक टाइम टेबल्स, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल्स, शॉर्ट टर्म टाइम टेबल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। चलो हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? CA फाउंडेशन का BCR पढ़ा रहा हूँ मैं। राइट, लेटर राइटिंग हो गए। कितने टाइप के लेटर्स हो गए हमारे? 6 टाइप के लेटर हो गए। पहला टाइप का लेटर कौन सा था भैया? इंक्वायरी लेटर्स से, जहां पर हम लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इंक्वायरी कर रहे थे, इंफॉर्मेशन ले रहे थे, क्योंकि अपने को बिजनेस करना था, अपने को परचेस करना था, प्रोडक्ट या सर्विस लेनी थी। फिर दूसरा टाइप का लेटर क्या देखा था? ऑर्डर लेटर। अपन ने इंक्वायरी कर लिया, अपने को माल पसंद आ गया, रेट पसंद आ गया, क्वालिटी पसंद आ गई, अभी अपने को क्या करने का है? ऑर्डर करने का है कि अब माल भेज दो। तो अपन स्पेसिफाई करेंगे क्या क्या माल चाहिए, कितना कितना क्वांटिटी में चाहिए, राइट, कब तक चाहिए, कितना पेमेंट हम कर रहे हैं, बाकी का कब करने वाले, हम स्पेसिफाई करेंगे। जो जो मैं बोल रहा हूं वही आपका बॉडी ऑफ लेटर है।
रोज मैं रिवाइज कर रहा हूं एक लेटर के अंदर क्या लिखते हैं, मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूं, वही आपका बॉडी ऑफ लेटर बनने वाला है। समझ में आ रहा है? हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ साथ में ओरली रिवीजन कर रहे हैं। लेटर नंबर 3, कंप्लेंट लेटर। आपने प्रोडक्ट या सर्विस ले लिया किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, डिलीवरी टाइम पे नहीं आया है, मॉडल गलत हो गया है, जितने यूनिट्स बोले गए थे उतने नहीं आए हैं, स्पेसिफिकेशंस मैच नहीं हो रहे, या किसी तरह का उसके अंदर क्या कुछ तो भी डिफेक्ट है, या जो प्रॉमिस किया गया था वो हुआ नहीं है, तो आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर रहे हो। ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नंबर आपका रेफरेंस रहेगा, क्या प्रॉमिस किया गया था और क्या हुआ है, एक्चुअल कंडीशन वो बताना है, जो आप इनकन्वीनियंस आपको हो रही है वो बताना है उसके अंदर। कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए लास्ट में रिक्वेस्ट करना है कि बाबा 2 दिन 4 दिन के अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व होना चाहिए, नहीं झालं तर पेमेंट स्टॉप होगा या आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कंप्लेंट लेटर खत्म। फिर अगला था रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर, जहां पर एज अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट आया है आपको आपके क्लाइंट से, आपको उस कंप्लेंट को सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, फिर अपोलोजाइज करना है फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, उसके बाद रीजन बताना है शॉर्ट में का असं झालं, जेन्युइन रीजन रहना चाहिए, एक्सेप्ट कर लो, 1 लाइन 2 लाइन में रीजन बता दो। उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन कि आप क्या करने वाले हो। बाबा अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आप अश्योरिटी देते हो कि जो भी प्रॉमिस किया गया था वो हम लोग मीट करेंगे, डिलीवर किया जाएगा या रिप्लेसमेंट किया जाएगा या इंस्टॉलेशन किया जाएगा, जो भी नहीं हो पाया वो। और साथ में उसको लास्ट में अपन ने क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लॉलीपॉप देना चाहिए कि बाबा अगली बार वापस से आना है हमारे पास तो हम आपको क्या करेंगे, थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट या सर्विस देंगे। सिंपल, ये समझ में आया सबको। उसके बाद कोई लेटर देखा है क्या हमने, प्रमोशन लेटर, बिजनेस प्रमोशन लेटर, जहां पर आपके बिजनेस के अंदर आपने कोई नया फीचर ऐड किया है, नया कोई प्रोडक्ट ऐड किया है, नया कोई स्पेसिफिकेशन आया है, नया कोई ब्रांच चालू किया है, आप आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को उस प्रोडक्ट को या उस नए जो भी आपने नया कुछ किया है उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हो। तो क्या नया आया है वो, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आपके ओल्ड क्लाइंट को, वो सब चीजें, और फिर बाबा आपने प्लीज आना है और फैसिलिटी का उपयोग करना है। सिंपल। लास्ट में कौन सा लेटर देखा है क्या, सेल्स लेटर। आपने ऑर्डर ले लिया है, अभी आपको सेल करना है, तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस फिर से क्या क्या बातें हुई है, आपका ऑर्डर नंबर, अगेंस्ट दैट ऑर्डर नंबर आपने डिस्पैच कर दिया है या आप डिस्पैच कर रहे हो, डिलीवरी 2 दिन 4 दिन 6 दिन में एक्सपेक्टेड है, क्या क्या चीजें आपने भेजी है, साथ में अगर आपने कुछ एडिशनल चीज आपके तरफ से भेजी है तो वो जरूरी नहीं है, राइट। और फिर लास्ट में जो पेमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले 2 4 दिन 6 दिन में एज पर द कंडीशन डिस्कस्ड अर्लियर पेमेंट कर दीजिए, वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू सून, वापस से बिजनेस करने में हम आपसे खुश रहेंगे। खत्म आपका सेल्स लेटर। ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी हमारा लास्ट टाइप ऑफ लेटर है रिकवरी लेटर। प्लीज टाइटल लिखेंगे लेटर नंबर 7, रिकवरी लेटर्स। एवरीवन सिटिंग एट होम, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग में सेंटर्स पर बैठे हुए आप लोग सब भी लिखेंगे रिकवरी लेटर्स। रिकवरी काय की करते हैं अपन, पैसों की, यस और नो। मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं, आप मेरे क्लाइंट हो, आपने ऑर्डर दिया, मैंने सेल्स कर दिया, डिलीवरी कर दिया, आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग प्रोडक्ट की या सर्विस की बात करते हैं, बदले में पेमेंट की भी बात करते हैं, हाँ या ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस सही समय पर, सही एज पर कंडीशंस, सही तरीके से पहुंचाना है। साथ में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पेमेंट सही टाइम पर, सही तरीके से, सही अमाउंट में होना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन कभी कभी क्लाइंट्स किसी रीजन के वजह से पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं, या पेमेंट नहीं करते, भूल जाते हैं, डिले कर देते हैं। तो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैं एक फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन आपके साथ कर सकता हूं, जिसमें मैं आपसे अपना अटका हुआ पैसा मांग रहा हूं, रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ था उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रोल प्ले कर दिया है, एज पर कंडीशन प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचा दिया है। अभी क्लाइंट का काम बाकी है, उसने अभी तक पेमेंट किया नहीं है, तो आई हैव दैट राइट टू राइट, आई हैव दैट राइट RIGHT टू राइट RWRITE
अ रिकवरी लेटर। आप आपका पैसों का क्या कर रहे हो, वसूली कर रहे हो, लेकिन वसूली को ज़्यादा इमोशनल होके करना नहीं है, क्योंकि आप एक बिजनेस लेटर लिख रहे हो, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर एनी एंड एवरीथिंग कैन गो अगेंस्ट यू, तो हमको कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल करना नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में एज पर आवर ऑर्डर नंबर या इनवॉइस नंबर आपको प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचा दिया गया है, हाँ या ना। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया क्या, नहीं हो गया, कि बाबा आपने ऑर्डर दिया था जिसका बिल नंबर या इनवॉइस नंबर है, जिसका पेमेंट या जिसका आउटस्टैंडिंग सो एंड सो था, और ये प्रोडक्ट या सर्विस आपको पहुंचा दिया गया है। द पेमेंट ऑफ विच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, रीजन हो गया क्या, नहीं हो गया, माल पहुंच गया है, पैसा मिला नहीं है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल में जा सकते हो कि इट वॉज अर्लियर डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड एज पर आवर कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन रहेगा आपके पास। उस कम्युनिकेशन के हिसाब से आपने प्रॉमिस किया था कि अपॉन द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट या अपॉन द सर्विस यूटिलाइजेशन आप 4, 5, 6 वर्किंग डेज में पेमेंट करने वाले हो। ऑलरेडी आपको एक बार 2 बार टेलीफोनिकली रिमाइंडर दिया जा चुका है, बट अभी तक पेमेंट हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड। आप हमारे लॉयल कस्टमर हो या नए कस्टमर हो, आपसे इस तरह के अनप्रोफेशनल बिहेवियर का हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है, या इस तरीके का बिहेवियर हमको इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है, आगे के बिजनेस ट्रांजैक्शंस डिफिकल्ट कर सकता है ऐसा बिहेवियर, बराबर है क्या नहीं। तुम पैसे नहीं देंगे तो मैं अगली बार तुमको एडमिशन देंगे क्या रे बाबा, मैं बोलेगा बाबा हाउसफुल है, एडमिशन संपले। अगली बार बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा क्या, नहीं आएगा, तो मैं मेरे क्लाइंट को पोलाइटली ये चीज़ समझाऊंगा कि बाबा हमको दिक्कत आ रहा है, हमें पेमेंट आएगा तो हम अगली बार आपको और अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हैं। ऑलरेडी रिमाइंडर दिया जा चुका है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, सो दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर, काइंडली मेक द पेमेंट इन द नेक्स्ट 3 days एज पर द कंडीशन। जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 40%, 50%, कभी कभी हम ये बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन का टाइप कि बाबा वी माइट हैव टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, मैं कोर्ट में केस फाइल कर देगा, मैं पुलिस लेके आ जाएगा, मैं घर खाली करवा देगा, ये सब भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। वी माइट बी फोर्स्ड या वी माइट हैव टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, बस अगेंस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल, उससे ज़्यादा बात लिखने का नहीं है। अगर हमको ज़्यादा इमोशनल होना है तो ये एक ही सेंटेंस यूज करना है, इन केस द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड इन टाइम वी माइट बी फोर्स्ड टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्लोजिंग लाइन रहेगा। काइंडली मेक द पेमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन द टाइम डिसाइडेड, बस, और इससे ज़्यादा रिकवरी लेटर में बात करना नहीं है। आपका जो भी कंडीशन है पैराग्राफ नंबर 1 में एज पर रेफरेंस, ऑर्डर नंबर, रिसीट नंबर, बिल नंबर, डिस्पैच नंबर, जो भी जिसमें इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, फिर हमारा डिस्कशन हो चुका था, डिसाइडेड था 50% आप या 60% या 100% पेमेंट ऑन डिलीवरी करने वाले थे, हमने हमारा वादा पूरा कर दिया है, अभी आपके तरफ से डिले हो रहा है, आपने रीपेमेंट किया नहीं है, सो यू विल हैव टू मेक दैट रीपेमेंट, जिसके अगेंस्ट में मैं आपके अगेंस्ट केस कर सकता हूँ, आई हैव दैट राइट। आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं क्लास में से आपको निकाल सकता हूँ, बराबर है क्या नहीं है। तो सिमिलरली बिजनेस के अंदर है, पेमेंट नहीं होगा, अगर आप बैंक से आपने लोन लिया है, रीपेमेंट नहीं करते तो बैंक आपका प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, पता है आपको। सो बैंक आपको फॉर्मली कम्युनिकेट करेगा कि आपने अगर अभी तक पेमेंट नहीं किया है, समझो 6 तारीख का हफ्ता है, आपने नहीं भरा है, 10 तारीख का दिन डेट देगा, 15 का देगा, 1 महीना देगा, 2 महीना देगा, 6 महीना देगा, फिर भी नहीं कर रहे तो बैंक आपका घर, प्रॉपर्टी वगैरह उठा के लेके जाएगा, राइट। सो बैंक विल हैव टू फॉर्मली कम्युनिकेट दैट टू यू, जो हम लोग रिकवरी लेटर में लिखते हैं, लेकिन हम उतना हार्श भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। याद रखो, कोई भी एक भी हार्श सेंटेंस आपके अगेंस्ट जा सकता है, आपके ऊपर ही केस हो जाएगा कि बाबा गलत भाषा का इस्तेमाल किया। तो आपको ऐसा समझ के लिखना है कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर लेटर लिख रहे हो, एग्जाम के अंदर नहीं लिख रहे हो, राइट। नहीं तो ये सबसे ज़्यादा, जितने भी लेटर्स है उसमें सबसे ज़्यादा इमोशनल लेटर ये है, बिल्कुल भी इमोशनल होकर लिख, आदमी रिकवरी लेटर लिखते वक्त अपने आप को वसूली भाई समझ लेता है, अभी पैसा निकालता हूँ, ऐसा नहीं करने का है। समझ में आया सब लोग को? आई होप एवरीवन सिटिंग एट होम एंड एट द सेंटर्स, ये समझ में आया रहेगा। एकदम पोलाइट भाषा, जेंटल रिमाइंडर, सर वी आर एक्सपेक्टिंग पेमेंट इन द नेक्स्ट 5 या 6 वर्किंग डेज। आपका पेमेंट टाइम पे आएगा तो हमको काम करने में
हेल्प मिलेगा, बराबर है क्या नहीं? तुम पेमेंट देंगे, हम आपको लेक्चर देंगे, बुक्स देंगे, नोट्स देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसी लगाएंगा, टीवी लगाएंगा, सब लगाएंगा। मैं तो बंद करके अंदर करके बिठा देगा तुम लोगों को, तुमको भी इनकन्वीनियंस होएगा क्या नहीं होएगा? नहीं होना चाहिए। सो यू विल हैव टू यूज दैट लैंग्वेज, लेकिन एकदम शॉर्ट। सबसे ज्यादा शॉर्ट लेटर ये हो सकता है, जितने भी टाइप के लेटर्स हमने देखे उनमें से सबसे ज्यादा शॉर्ट और क्रिस्प ये लेटर हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल देने का जरूरत नहीं है। ऑर्डर लेटर में पूरा ऑर्डर का डिटेल्स देने का है, प्रमोशन लेटर में जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरा बात करने का है। इसके अंदर हमको ज़्यादा बात नहीं करने का है। आपका पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, पहले भी कम्युनिकेशन हो चुका है, करना पड़ेगा 4 दिन 8 दिन में, अदरवाइज लीगल एक्शन, सिंपल, ज़्यादा बात नहीं रहेगा। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है इसके ऊपर? एक लेटर ट्राई करेंगे हम लोग, चलो लिखेंगे हम लोग एक लेटर, चलो चलो चलो। दो मिनट ज़रा मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। Okay, your bank has given a loan of rupees 1 crore to ABC Corporation. The repayment of which has not been received in time. The repayment of which has not been received in time. Write a letter to ABC Corporation. राइट अ रिकवरी लेटर लिख दो, रिकवरी वर्ड यूज कर दीजिए प्लीज। राइट अ रिकवरी लेटर टू एबीसी कॉर्पोरेशन एज मैनेजर ऑफ योर बैंक, एज मैनेजर ऑफ योर बैंक। आप बैंक के मैनेजर हो, आपके बैंक ने एबीसी कॉर्पोरेशन नाम का कोई कंपनी है, उसको 1 करोड़ रुपए दिया हुआ है, जिसका रीपेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। अभी ध्यान से बात को समझो, लिखने में क्या क्या चीजें आ सकती है। 1 करोड़ रुपए दिया है तो एबीसी कॉर्पोरेशन पूरा 1 करोड़ एक साथ लाके देने वाला है क्या? लोन देते वक्त शायद ऐसा डिसाइड हुआ रहेगा, हर महीने का इंस्टॉलमेंट रहेगा या हर साल का एक इंस्टॉलमेंट रहेगा कि पहले साल में आप 20% भरोगे, सेकेंड ईयर में 30 भरोगे, थर्ड ईयर में 30 भरोगे, ऐसा धीरे धीरे कुछ रहेगा क्या नहीं रहेगा? अलॉन्ग विथ सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, यस और नो? बैंक लोन देता है तो उसका क्लॉज रहता है, रीपेमेंट विद इंटरेस्ट, सिंपल है क्या नहीं है? तो एबीसी कॉर्पोरेशन ने हो सकता है कोई एक क्लॉज रीपेमेंट वाला अभी तक फुलफिल किया नहीं है, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा, तीसरा या फाइनल इंस्टॉलमेंट जो भी डिसाइडेड है वो अभी तक रीपे किया नहीं है। तो आपको एबीसी कॉर्पोरेशन को लेटर लिखना है कि बाबा आमचे पैसे आलेले नाही आहे, आम्हाला वेळेवर पैसे द्या। लोन है तो साथ में कोलैटरल सिक्योरिटी रहता है, मालूम है आप लोगों को? समझते हैं क्या कोलैटरल सिक्योरिटी? बराबर है क्या नहीं? आप लोन ले रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा मेरे पास। तो फिर एबीसी कॉर्पोरेशन को बैंक ने 1 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है, अमाउंट बड़ा है, तो रिकवरी लेटर भी वैसा रहना चाहिए। एबीसी कॉर्पोरेशन भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1 करोड़ का लोन ले रही है, तो आपकी बैंक भी कोई छोटी मोटी नहीं है, 1 करोड़ का लोन दे रही है किसी को, तो भाषा का इस्तेमाल भी वैसा रहना चाहिए। आपकी भाषा आपके काम के हिसाब से होनी बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? चलो स्टार्ट करेंगे सब लोग। यस सर। द प्रोप्राइटर, द ओनर, क्योंकि आप एबीसी कॉर्पोरेशन को दे रहे हो और उसका एड्रेस भी कंपनी का एड्रेस रहेगा, क्योंकि आपने एबीसी कॉर्पोरेशन को लोन दिया है, उसके ओनर को नहीं दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस लिखेंगे। You will address the letter to the owner, to the director, to the proprietor of that organization, और फिर उसका एड्रेस भी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस रहेगा। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर है, सेंटर्स पर है,
लिखना स्टार्ट करेंगे। आप बैंक के मैनेजर हो, बैंक के तरफ से आप लेटर लिख रहे हो एबीसी कॉरपोरेशन को, तो एबीसी कॉरपोरेशन के ओनर को या प्रोपराइटर को या डायरेक्टर को लेटर जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस पर जाएगा रिकवरी लेटर। 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, रीपेमेंट हुआ नहीं है, तो लेटर में आप रीपेमेंट शेड्यूल की भी शॉर्ट में बात कर सकते हो, पहला, दूसरा या तीसरा रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से इंस्टॉलमेंट आया हुआ नहीं है। इस लेटर में आपके सब्जेक्ट में आप आउटस्टैंडिंग पेमेंट, आउटस्टैंडिंग ड्यूज, पेंडिंग ड्यूज, रिकवरी ऑफ पेमेंट, ऐसा कुछ सब्जेक्ट में लिख सकते हो। पेंडिंग ड्यूज, आउटस्टैंडिंग पेमेंट। क्योंकि आप एक रिकवरी लेटर लिख रहे हो तो पेंडिंग ड्यूज के लिए ही लेटर लिख रहे हो, तो आपका वो सब्जेक्ट बन जाता है। राइटिंग में स्पीड पकड़ना जरूरी है। लॉ और बीसीआर में स्पीड बहुत मैटर करेगा इस पेपर में। टाइम पे पेपर होना ही चाहिए, मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट होना ही चाहिए, इसलिए हाथों का, थॉट्स का स्पीड और हाथों का स्पीड भी बहुत जरूरी है। मेरा एडवाइस रहेगा, ट्राई करो जो पेन आप फाइनल एग्जाम में यूज करने वाले हो वो डिसाइड करो और उसी से अभी से लिखना स्टार्ट करो। लिखने का प्रैक्टिस बीसीआर के अंदर हो रहा है, अभी से आपका हैंड यूज हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा, स्पीड चालू हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग पेमेंट, यस लिख सकते हैं बेटा। कुछ दिनों में डिसाइड कर लो कौन सा पेन यूज करना है हमको, वो पेन खरीद लो 4-5, उससे लिखना स्टार्ट करो। राइटिंग प्रैक्टिस अगले कुछ दिनों के लिए चलेगी। आप लोग को अभी से उसका पूरा यूज टू हो जाएंगी, बॉडी, हाथ उसका यूज टू हो जाएगा, स्पीड वगैरह समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली इन अ पेपर लाइक लॉ एंड बीसीआर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लिखना है उस दिन आपको, स्पीड में लिखना है। बहुत बार बच्चों को आता बहुत कुछ है लेकिन स्पीड कम होने के वजह से छूट जाता है 10-12 मार्क का पेपर। होना नहीं चाहिए। बीसीआर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है हम लोगों को। आई होप अभी तक जो लोग घर पर भी बैठे हैं सबका रिकवरी लेटर कंप्लीट हो गया है। लेट्स जस्ट सी हमारे सैंपल रिकवरी लेटर में इंस्टीट्यूट ने क्या दिया हुआ है ऑन द सेम टॉपिक। ये देखो XYZ बैंक का नाम है, बैंक का एड्रेस यहां पर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, लेटर एड्रेस किया जा रहा है टू द मैनेजर ऑफ तिरुमला कॉर्पोरेशन। फेयर इनफ, लिख सकते हैं उसको, लेटर एड्रेस कर सकते हैं हम लोग। सब्जेक्ट इज पेंडिंग ड्यूज, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम ये सब्जेक्ट लिख सकते हैं। दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर द पे बैक ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ ₹4 करोड़, इन्होंने तो 4 करोड़ बांटे हुए हैं। दैट योर कंपनी, ध्यान से देखेंगे, दैट योर कंपनी टुक फ्रॉम आवर बैंक इन जून लास्ट ईयर। दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर द पे बैक ऑफ लोन। रीजन 4 करोड़ जो लास्ट ईयर लिया था। इंट्रोडक्शन, एज पर द टर्म्स, अभी हमारा बॉडी स्टार्ट होता है, पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट होता है। योर कंपनी मस्ट पे 25% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस 5% इंटरेस्ट ऑन द टोटल लोन अमाउंटिंग टू ₹1 करोड़ and 20 lakhs अपॉन कंप्लीशन ऑफ 12 months। मतलब हर साल 25% लोन अमाउंट और 5% इंटरेस्ट हमको देना है। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल वाला जो पेमेंट है, जो रीपेमेंट का क्लॉज था, इंस्टॉलमेंट था, वो पे किया नहीं है। एज द पेमेंट इज ड्यू सिंस डैश 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 डेट, वी वुड अप्रिशिएट इफ यू सेंड द चेक इमीडिएटली। वी वुड बी हैप्पी अगर आप रीपेमेंट जल्द से जल्द कर देते हो। ध्यान से देखो, अभी आगे इंपॉर्टेंट चीज आगे आ रही है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू द नीडफुल विद इन द नेक्स्ट 6 वर्किंग डेज। यहां पर आपने डेडलाइन स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है। एज सून एज पॉसिबल नहीं बोला है, आपने तुरंत डेडलाइन दे दिया, 6 दिन के अंदर पैसा
आ जाना चाहिए। फेलिंग विच, अगर नहीं हुआ तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन विल बी टेकन। स्टार मार्क ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छी तरीके से सिंपल पोलाइट लैंग्वेज में लिखा गया है। आपने डेडलाइन दे दिया, ये डेडलाइन में पेमेंट कर दो, इफ नॉट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन विल बी टेकन। सिंपल, काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस लेटर। आपको लेटर मिल गया है, आप तक कम्युनिकेशन पहुंच गया है, उसके रिस्पॉन्स में एक लेटर वापस से भेज दो हमको कि यस यू हैव रिसीव्ड द लेटर। जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हो तो एक पहले टिक जाता है सेंट, फिर दूसरा टिक जाता है डिलीवर्ड, फिर थोड़ी देर के बाद वो ब्लू हो जाता है सीन। सीन इज एक्नॉलेजमेंट कि सामने वाले ने पढ़ लिया है, तुमको समझ जाता है वाच ले। अभी वो झूठ नहीं बोल सकती कि मैंने नहीं पढ़ा था, बराबर है क्या नहीं? तुमने पढ़ लिया था कि मैं जहर खाने वाला हूं, तुमने फिर भी रिप्लाई नहीं किया है मेरे को। तो इसी तरीके से आपको ये मैसेज या ये लेटर मिल गया है, उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दो कि यस यू हैव रिसीव्ड द कम्युनिकेशन फ्रॉम आवर साइड। ये लिखना जरूरी नहीं है, लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर्स ट्रूली मिस्टर अनिल जैन, मैनेजर ऑफ द बैंक। खत्म। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? मैच हो रही है हमारी बातें। अभी यहाँ पर रिकंडीशन बोल रहा, सॉरी, रीपेमेंट का क्लॉज कुछ इस तरीके से लिखा गया था। आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, आपका इंस्टॉलमेंट कौन सा पेंडिंग है, कितना अमाउंट पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है, वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। इन्होंने 4 करोड़ को 1-1 करोड़ रुपए के इसमें डिवाइड किया हुआ है, प्लस 5-5% उसका इंटरेस्ट लिया हुआ है हर साल का। इस साल वाला आउटस्टैंडिंग है कुछ दिनों से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो लोग सेंटर्स पर बैठे, घर पर बैठे, समझ में आए सब लोगों को, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो हमारे पास थोड़ा टाइम है, कुछ सैंपल लेटर्स ट्राई करते लिखते हैं हम लोग। अभी 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने फॉर्मेट देख लिया है, क्या भाषा होना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर करके दिया है कि कौन से लेटर में क्या वर्ड्स यूज करने हैं, क्या सेंटेंसेस लिखना है, कितना कंटेंट लिखना है। सबके सैंपल्स हमने खुद सॉल्व भी कर लिए हैं और इंस्टीट्यूट के सैंपल्स के साथ उनको क्रॉस चेक भी कर लिया है। सो आई थिंक वी आर प्रिपेयर्ड टू राइट डाउन सम लेटर्स। तो आज अपन थोड़े से लेटर्स लिखने का कोशिश करेंगे, मिक्स एंड मैच रहेगा। 3-4 लेटर लिखेंगे हम लोग फटाफट। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बैंक रहेगा इंस्टीट्यूट के इसमें। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी फाइंड क्वेश्चंस ओवर हियर। है क्या क्वेश्चंस? अच्छा, सैंपल लेटर्स ही है, ठीक है। हाँ, मेरे इसमें नहीं है, मेरा बुक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मतलब इतना सेक्शन ही लिया हुआ है, शायद आगे है लेटर्स उसमें। Yeah, must letter है ये। Write a complaint letter to ABC Enterprises. Write a complaint letter to ABC Enterprises Private Limited about 10 toys being defective out of 100 pieces delivered. आपने 100 पीसेस का ऑर्डर किया है, 100 पीसेस डिलीवर हो चुके हैं। कहां से आए हैं? ABC Enterprises Limited से आए हैं। उसमें से 10 टॉयज जो है वो डिफेक्टिव आए हैं, जिसके वजह से आपका बहुत दिल टूट गया है, आपने रोना धोना चालू कर दिया है। मेरा टॉय टूट गया तो बच्चे लोग बहुत रोते हैं, मालूम है तुमको। तो आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है एबीसी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को। ऑफ कोर्स एबीसी सप्लायर है टॉयज का। आपने ऑर्डर किए हुए थे 100 टॉयज, डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन 10 टॉयज उसमें से डिफेक्टिव है। हो सकता है ब्रोकन आए होंगे, कंडीशन साइज छोटे मोटे आए होंगे, टूटे फूटे आए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट है, तो आपको उनको लेटर लिखना है। ध्यान से बात को समझेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव टॉयज, सिंपल एकदम। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में बिल नंबर, जो आपका रेफरेंस है 100 पीसेस against the bill number were delivered at our premises out of which 10 were defective। फिर आप डिटेल्स में जाओ कि बाबा जो टॉयज हम लोगों को मिले इतने तारीख को आए थे, उसमें से 10 पीसेस डिफेक्टिव निकले हैं, टूटे हुए निकले हैं, या असेंबल होने में मुश्किल हो रही है ना। कभी कभी टॉयज को असेंबल करना पड़ता है तो वो मुश्किल हो रही है हम लोगों को,
तो दिस इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू अस। शायद आपको वो 100 टॉयज आगे बेचने होंगे, आपने ऑर्डर लिया रहेगा, कंपनी से माल मंगाया रहेगा, आपको और आगे बेचने रहेंगे, हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो भाई आपका क्लाइंट वेट कर रहा है डिलीवरी के लिए, लेकिन क्योंकि डिफेक्टिव आए है तो आप आगे डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, राइट। आप ये भी बोल सकते हो कि आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, तो ये बहुत अनप्रोफेशनल है, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो आप क्या डिमांड कर सकते हो कि तुरंत आपके वो 10 पीसेस रिप्लेस हो जाने चाहिए, हाँ या ना। हो सकता है आपने पेमेंट अटका के रखा हो 50%, तो आप बोल रहे हो कि भाई बाकी का 50% पेमेंट हम रिप्लेसमेंट होने के बाद ही करने वाले हैं। ये कंडीशन आप लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो, सिंपल, खत्म। लास्ट पैराग्राफ, काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन या काइंडली रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड्स इन द नेक्स्ट 6 वर्किंग डेज। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। समझ में आया है सब लोगों को? ऑलमोस्ट पूरा लेटर बता दिया है आप लोगों को। चलो लिखेंगे सब लोग फटाफट फटाफट। सैंपल एक बार देख लेते हम लोग, क्योंकि हमारे पास है आंसर, तो उसको रीड करके देख लेते हैं। देखो यहां पर सब्जेक्ट टॉयज 10 इन नंबर फाउंड डिफेक्टिव, इजी है। प्रोडक्ट फाउंड डिफेक्टिव या 10 टॉयज फाउंड डिफेक्टिव लिख सकते हैं हम लोग। ये लिखा रहेगा आप लोगों ने भी, विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो। इंट्रोडक्शन आ गया क्या नहीं आ गया? 10 टॉयज ऑफ कोड नंबर फ्रॉम द ब्रोशर हैव बीन फाउंड डिफेक्टिव। इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर एक लाइन के अंदर लिख दिया है भाई साहब ने। इंस्टीट्यूट के अंदर पैराग्राफ्स नहीं बनाए जा रहे, अपन वैसा फॉलो करने वाले नहीं है। पैराग्राफ 1 इंट्रोडक्शन एंड रीजन, लीव अ लाइन। पैराग्राफ नंबर 2 पूरा बॉडी पूरा कंटेंट, लीव अ लाइन। पैराग्राफ नंबर 3 कंक्लूजन। फॉर्मेट में ही लिखेंगे हम लोग। 4 have been found to be broken and 6 do not operate properly। देखो अपन ये बात भूल गए थे क्या नहीं भूल गए थे? अपन डिफेक्टिव मतलब सिर्फ ये सोचे थे या तो असेंबल नहीं हो रहे या तो फिर ब्रोकन है। डिफेक्टिव का मतलब ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा है, चाबी घुमा रहे लेकिन वो बंदा टाली नहीं बजा रहे नॉट ऑपरेटिंग, बराबर है क्या नहीं है? चाबी घुमाए तो टाली बजाना बनता है, उसने नहीं कर रहा है। तो ये देखो पढ़ते तो थोड़ा समझ में आता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस ऑल 10 इन द नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज टू अवॉइड एनी डिलेज इन पेमेंट। देखो दम दे दिया इधर ही, एक ही साथ खत्म कर दिया, 2 वर्किंग डेज टू अवॉइड डिले इन पेमेंट, नहीं तो पैसा डिले होने वाला, पैसा मिलने वाला नहीं है। लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब फटाफट एक्शन, तुरंत रिप्लेसमेंट, लेटर खत्म, एकदम शॉर्ट, एकदम क्रिस्प। देखो 1 2 3 सेंटेंस के अंदर लेटर खत्म हो गया। ये लेटर आपको 4 मार्क देके जाएगा 5 में से। ज्यादा मार्क्स के लिए ज्यादा लिखना जरूरी नहीं रहता है, इफेक्टिव लिखना जरूरी रहता है। हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने का है, बात उतना ही रहता है। कभी कभी आदमी पहाड़ पे चढ़ जाता है, वहां से चिल्ला चिल्ला के बताता है, गाना गाना चालू कर देता है, डांस करना चालू, बात तो उतना ही रहता है, 3 शब्दों का ही बात रहता है। तो जितना शॉर्ट लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव राइटिंग में आने का है अपने को। समझ में आए राइट? जो लोग घर पर बैठे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। वी विल जस्ट ट्राई अनदर लेटर। एक लेटर आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग लिखेंगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। 1 मोर लेटर। आज टोटल अपने 3 लेटर हो जाएंगे, बराबर है क्या नहीं है? बहुत पढ़ाई हो जाएंगी अपने आज के दिन के लिए बीसीआर से रिलेटेड। 1 मोर लेटर। Imagine yourself as the manager of a restaurant. Imagine yourself as the manager of a restaurant. Write a letter to an organization या टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी, राइट अ लेटर टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइंग किचन इक्विपमेंट्स कॉमा ऑर्डरिंग वेरियस किचन इक्विपमेंट्स
for your newly opened restaurant, for your newly opened restaurant. You are the manager of a restaurant जो अभी नया नया खुला है, खुलने वाला है. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम किचन इक्विपमेंट सप्लाई करना है. यू आर ऑर्डरिंग किचन इक्विपमेंट्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपके नए रेस्टोरेंट के लिए. सिंपल बात है, बात को अभी समझने का कोशिश करो. कौन सा टाइप का लेटर है? ऑर्डर लेटर है. आप एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हो, स्टेक्स आर हाई, यस और नो. किचन इक्विपमेंट आएगा, खाना बनेगा, कस्टमर आएगा, माल बिकेगा क्या नहीं बिकेगा. तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर, यस और नो. इसलिए फिर बातें एकदम क्लियर कट मेंशन होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए. बाबा आपका जो ओपनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट है वो 10 तारीख का है डिसाइडेड, तो आपका किचन इक्विपमेंट 4 या 5 तारीख तक आ जाना चाहिए. फेलिंग विच फिर आपका आगे इशू हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, ओपनिंग में प्रॉब्लम आएगा क्या नहीं आएगा. अच्छा, अपन ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं. ऑर्डर लेटर में पहले का सब बातचीत हो चुका है अपने को डायरेक्ट स्पेसिफिकेशंस पे जाना है. क्या प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, कितना क्वांटिटी में लग रहे हैं, कब तक लग रहे हैं, कहां पर लग रहे हैं. पेमेंट कंडीशंस कि वह 50% एज डिस्कस्ड हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, बाकी का 50% माल आने पर. सिंपल बात है क्या नहीं, एकदम सिंपल लेटर है. ज्यादा डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है. क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑर्डर लेटर लिख रहे हो. 4-5 आइटम तो भी किचन इक्विपमेंट के अभी तुमको लिखने पड़ेंगे, उतना तुमको आना चाहिए रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें लगती है. बिजनेस लेटर है, ऐसा कुछ भी आ सकता है. समझ में आया? चलो स्टार्ट करो सब लोग. सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ किचन इक्विपमेंट, प्लेसमेंट ऑफ किचन, ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट सिंपल रहेगा. प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट, ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट. एज पर आवर प्रीवियस कम्युनिकेशन, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर एज पर योर कोटेशन. कोटेशन नंबर रहेगा, कोटेशन आया रहेगा क्या नहीं आया रहेगा. तो इट बिकम्स योर इंट्रोडक्शन, इट बिकम्स योर रेफरेंस. वी वुड लाइक टू प्लेस द ऑर्डर बिकम्स द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर. फिर सेकेंड पैराग्राफ में सीधा टैबुलर फॉर्मेट या बुलेट पॉइंट्स में अपन लिख सकते हैं. इक्विपमेंट का नाम बेटा आप मैनेजर को लिख सकते हो, प्रोपराइटर को लिख सकते हो. डेजिग्नेशन के बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है. टू प्रोपराइटर, टू मैनेजर, टू सेल्स मैनेजर, नो इश्यूज. एट द मोस्ट 4-5 इक्विपमेंट्स आपको लिखने हैं, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है. नेम ऑफ इक्विपमेंट, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, डेट ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है क्लियरली मेंशन करना है कि रेस्टोरेंट को ओपनिंग कब होने वाला है. उससे पहले आपको डिलीवरी आना ही चाहिए. क्लियरली मेंशन करेंगे कि एज पर डिस्कस अर्लियर हम लोग 50% पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, बाकी 50% डिलीवरी होने के 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा. इतना लिखना है. एक्सपेक्टिंग टाइमली डिलीवरी, थैंक यू वेरी मच, बस इससे ज्यादा लिखना नहीं है. आई होप इतना सब लोग लिख चुके हैं. यस, वी विल स्टॉप द सेशन ओवर हियर. थैंक यू सो मच एवरीवन.